So we want to discuss a simple computer. A simple computer of 8-bit, 16-bit, 32-bit या 64-bit. Let's suppose we have a 16-bit machine या 16-bit computer. So सबसे पहले हमें ये देखना है कि 16-bit से मतलब क्या है. What are we demanding from our 16-bit machine या 16-bit कंप्यूटर होता क्या है. नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि दिस सिस्टम इज 16-bit कंप्यूटर या 16-bit सिस्टम या 16-bit मशीन है या ये 32-bit मशीन है या 64-bit मशीन है. ये जो टर्मिनोलॉजी हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती है 16-bit की या 32-bit की या 60. नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि दिस सिस्टम इज 16-bit कंप्यूटर या 16-bit सिस्टम या 16-bit मशीन है या ये 32-bit मशीन है या 64-bit मशीन है. ये जो टर्मिनोलॉजी हमें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती है 16-bit की या 32-bit की या 64-bit की, क्या इसके पीछे कंसेप्ट है, क्या डेफिनेशन है इसके पीछे कि जो हम 16-bit या 32-bit या 64-bit से रिलेट करते हैं जी. कोई बता सकता है जी. अच्छा जी, तो 16-bit या 32-bit या 64-bit मशीन को हम इस सेंस में डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर का या आर्किटेक्चर का या उस प्रोसेसर का या मशीन का प्रोसेसिंग साइकिल टाइम होगा, चाहे जो भी है वो, या माइक्रो सेकंड में है या नैनो सेकंड में है या मिली सेकंड में है, जो भी है, उस प्रोसेसिंग साइकिल टाइम में या उस प्रोसेसिंग टाइम में जितने नंबर ऑफ बिट्स कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, वो डिफाइन करेगा उसकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन से कि अगर हम कहें 16-bit सिस्टम है या 16-bit मशीन है तो इतने ही नंबर ऑफ बिट्स ये सिस्टम या ये मशीन या ये कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है फॉर द गिवन प्रोसेसिंग साइकिल टाइम. तो लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि फॉर अ 16-bit कंप्यूटर द प्रोसेसिंग या साइकिल टाइम या प्रोसेसिंग टाइम इज 1 माइक्रोसेकंड. लेट्स सपोज, हम सपोजिशन कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि विद इन 1 माइक्रोसेकंड दिस कंप्यूटर सिस्टम इज enabled या दिस कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड टू प्रोसेस 16 बिट्स इन 1 माइक्रोसेकंड. तो जो भी गिवन प्रोसेसिंग या साइकिल टाइम होगा, उस प्रोसेसिंग साइकिल टाइम के दौरान उतने ही नंबर ऑफ बिट्स वो कंप्यूटर सिस्टम मैनिपुलेट कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है या उनको प्रोसेस कर सकता है जी. तो चाहे हम जो भी मशीन लें, 16-bit हो या 32-bit हो या 64-bit हो, ये डिफाइन कर रहा होता है कि द गिवन नंबर ऑफ बिट्स कैन बी हैंडल्ड बाय दिस कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स गिवन प्रोसेसिंग टाइम या मशीन साइकिल टाइम. अच्छा जी, तो हम इस कोर्स में डिस्कशन करेंगे 16-bit मशीन की. सो व्हाई वी आर सेलेक्टिंग द 16-bit मशीन, बिकॉज अगर हम 16-bit को डिस्कस कर लें, इसके आर्किटेक्चर को, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द 32-bit आर्किटेक्चर या इससे एडवांस या अबव जो आर्किटेक्चर है उनको हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं. तो 16-bit मशीन या कंप्यूटर सिस्टम हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि डेटा मैनिपुलेटेड बाय द मशीन विल बी 16 बिट्स ऑफ लेंथ, यानी जो भी डेटा रिप्रेजेंटेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन, वो 16 बिट ही होगी. हम अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन करें तो 16 बिट की फॉर्म में होगा. अगर हम इंस्ट्रक्शन भी रिप्रेजेंट करें तो इंस्ट्रक्शन की रिप्रेजेंटेशन भी 16 बिट की फॉर्म में होगी. और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, ये 16 बिट ही होंगी. अगर हम इनको स्टोर करना चाहें अपनी सिस्टम की मेमोरी में, तो सिस्टम की मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, चाहे वो इंफॉर्मेशन डेटा की फॉर्म में है या वो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में है, तो 16 बिट डेटा या इंस्ट्रक्शन दोनों किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो सकती हैं फॉर आवर दिस 16 बिट कंप्यूटर. So if you want to study this 16-bit computer, so what will be the
total memory locations या what will be the memory for this computer system. तो अगर हम कहें कि we have a 16-bit computer, so the memory for this 16-bit computer will be defined by the formula 2 power n. अगर हम ये कहें कि 16-बिट कंप्यूटर है तो इसकी टोटल मेमोरी लेंथ कितनी होनी चाहिए या कितने नंबर ऑफ लोकेशंस ये एड्रेस कर सकता है, तो इसके लिए हमने 2 पावर n का फार्मूला यूज़ करते हुए टोटल एड्रेसेबल जो हम कह सकते हैं लोकेशंस हैं वो फाइंड कर सकते हैं जी। तो अगर हम कहें देखें 2 पावर n 2 पावर 16 को हम कैलकुलेट करें तो राउंड अबाउट इसकी कैलकुलेशन होती है 65,000 में। 65,536 इसकी जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होगी 2 पावर 16 की। इसको हम 64 के क्यों लिखते हैं? तो 64 लिखने की वजह ये है कि हम स्प्लिट करते हैं अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर सिस्टम के हवाले से, नंबरिंग के हवाले से हम 2 पावर 10, 2 पावर 20, 2 पावर 30 इस तरह हम डिवीजन करते हैं। तो अगर हम कहें कि 16 बिट को हम 2 पावर 16 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 पावर 16 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस तरह होगी कि 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 10, हमने इसको स्प्लिट कर देना है। अब जो 2 पावर 10 है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1024 में, यानी 1024 के इक्वल है और इसको हम इक्वल लेते हैं 1k के। तो 2 पावर 10 विल बी इक्वल टू 1k। जो रिमेनिंग है 2 पावर 6 ये 64 के इक्वल होता है जी। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 1k, सो दैट विल गिव अस 64k। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2 पावर 16 will give us 64k total memory addresses for which we can store data in the form of binary bits that are the 0 1 form. We have total number of 64k locations जहाँ पर हम अपनी मेमोरी लोकेशन अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो उन्हीं मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं जी। तो अगर हम ये कहें कि 16 बिट्स हैं तो 16 बिट्स के लिए जो सबसे पहला जो हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी लोकेशन होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस, के अगर ये तमाम के तमाम जीरोस में हम रिप्रेजेंट करें और हम ये कहें कि 16 बिट्स को हम इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो मेमोरी लोकेशन होगी वो होगी 000H। ये हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि ईच नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स, यानी पहला 0 4 बिट, दूसरा 0 4 बिट, तीसरा 0 4 बिट और चौथा 0 4 बिट। ये तमाम के तमाम जीरो अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट हो तो 4 डिजिट बाइनरी में रिप्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर दी टोटल 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो पहली जो मेमोरी लोकेशन होगी हमारी किसी भी गिवन मेमोरी की, यानी अगर हम ये कहें कि दिस इज आवर टोटल मेमोरी विच इज 64k, हैविंग 64k मेमोरी लोकेशन, तो इसकी जो पहली मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए, लेट्स सपोज हम ये कहें कि ये पहली मेमोरी लोकेशन है, तो पहली मेमोरी लोकेशन होगी इसकी 000H की फॉर्म में, यानी जो इसका एड्रेस होगा पहला वो 000H की फॉर्म में होगा। और जो लास्ट इसका जो एड्रेस होगा, जब तमाम बिट्स 1 होंगे यानी 1111 16 के 16 बिट्स जब 11 होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दैट विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ आवर 64 के मेमोरी। और ये तमाम अगर 11 हो तो इसका मतलब ये होगा कि दीज आर रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म विद FFFFH। तो पहली मेमोरी लोकेशन इसकी 0000H है और जो लास्ट मेमोरी लोकेशन होगी ये होगी FFFH। So in between 000H and FFFH there will be the memory locations with 0001, 0002, 0003 up to the last memory location FFFH.
सो टोटल वी विल हैव 64 के मेमोरी लोकेशंस। इन 64 के मेमोरी लोकेशंस में हम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि भी 16 बिट्स की फॉर्म में होंगी। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये देखना है कि अगर हम विद इन दी प्रोसेसर्स जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो देखना चाहें कि क्या क्या हो सकती हैं, सो वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स दैट आर नेम्ड एज MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR memory buffer register, and the other registers like instruction register, program counter, etc. So some of the register will store information related to the addresses of the instruction or data, and some of the memory location that are the registers, they will store information related in the form of एड्रेसेस या हम डेटा दोनों कह सकते हैं जी। सो MAR इसके नाम से हमें नजर आ रहा है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR विल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा वो आपका MAR स्टोर करेगा। तो एड्रेसेस के लिए हमने MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज करना है, जो कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस स्टोर करेगा। अगर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं, डेटा ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, और बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन डेटा भी आ सकता है। सो डेटा विल बी स्टोर इन दी MBR रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। सो दीज आर द टू टिपिकल या मेन रजिस्टर्स दैट कैन स्टोर एड्रेस और डेटा रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शंस। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होना चाहे या एग्जीक्यूट हो, तो उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एड्रेसेस की या डेटा की, तो ये दो रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसेस या डेटा। अच्छा जी, तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो फेच की जाएगी फ्रॉम दी मेमोरी लोकेशन या फ्रॉम दी मेमोरी, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट की जाएगी। तो ये हमने नेक्स्ट फिर हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी प्रोग्राम हो उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हो, तो किस तरह हमने इंस्ट्रक्शन को फेच करना है और किस तरह इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन सिर्फ ये जहन में रखें कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन हो तो हर इंस्ट्रक्शन फेच की जाएगी मेमोरी से, कंट्रोल यूनिट से उससे रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाएगी बाय दी प्रोसेसर। तो इंस्ट्रक्शन को हमने स्टोर करना होगा सबसे पहले मेमोरी में। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच की जाएगी, उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे और फिर वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जो कि हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने ये बात देखनी है कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हम स्टोर कर सकते हैं, और जो गिवन कंप्यूटर सिस्टम है हमारा 16 बिट का, उसमें डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं या रिस्पॉन्सिबल होंगी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में या इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। सो नेक्स्ट वी हैव टू other special purpose registers. One is the program counter and the other is the instruction register. यहाँ पर भी दोबारा से प्रोग्राम काउंटर यूज होता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी पहली इंस्ट्रक्शन होगी उसका जो एड्रेस होगा वो सबसे पहले स्टोर किया जाएगा पीसी में या प्रोग्राम काउंटर में। पीसी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब हमने पहले कहा कि MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये भी रिस्पॉन्सिबल है एड्रेस स्टोर करने के लिए, और हम दोबारा यहाँ कह रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर ये भी रिस्पॉन्सिबल है एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले याद रखें, जब भी कोई प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं या सेव करते हैं मेमोरी में, तो उसका जो पहला
एड्रेस होगा इंस्ट्रक्शन का वो सबसे पहले स्टोर होगा या सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर को दिया जाएगा। प्रोग्राम काउंटर ने यही एड्रेस फिर MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को ट्रांसफर करना है या सेंड करना है। तो प्रोग्राम काउंटर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, यानी लेट सपोज हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो एडिशन की इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को या सिस्टम को या प्रोसेसर को कैसे मिलेगी, प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस वक्त ऐड की या एडिशन की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को जाएगी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को देखते हुए सिस्टम या प्रोसेसर या कंप्यूटर ये देख सकेगा कि इस वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। सो इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम मेमोरी टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को देखते हुए कंप्यूटर सिस्टम विल एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक रजिस्टर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन which will be stored in the instruction register। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच की जाएगी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ट्रांसफर की जाएगी या सेंड की जाएगी। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अच्छा जी, तो डिस्कशन ये हो रही है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं in the form of memory address register, memory buffer register, instruction register, and program counter. All of these registers will be responsible for the instruction execution। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होगी कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चाहे वो डेटा की फॉर्म में है या एड्रेसेस की फॉर्म में है, वो स्टोर करना होगा। इसके अलावा जितने भी और मेन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो कंट्रोल यूनिट है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या इसके अलावा कोई और हम कह सकते हैं कि कोई भी मेन कंपोनेंट है, तो ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जी इरशादुल्लाह, जी इरशादुल्लाह, आप कुछ? तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे फॉर द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, उनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लेक्चर। यहाँ सिर्फ हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो बेसिक या मेन कंपोनेंट्स हैं कौन से होने चाहिए अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। तो लेट्स सपोज हम ऐड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए होगा जो कि हमने ऐड करवाना है। अब डेटा को स्टोर करना है हमने मेमोरी लोकेशन में, इन्हीं मेमोरी लोकेशन में जो कि 64 के मेमोरी लोकेशन हमें अवेलेबल होंगी। एडिशन इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल यूनिट की भी ज़रूरत होगी जो कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। कौन सा कंट्रोल सिग्नल? सपोज हम ऐड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए होगा जो कि हमने ऐड करवाना है। अब डेटा को स्टोर करना है हमने मेमोरी लोकेशन में, इन्हीं मेमोरी लोकेशन में जो कि 64 के मेमोरी लोकेशन हमें अवेलेबल होंगी। एडिशन इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल यूनिट की भी ज़रूरत होगी जो कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। कौन सा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा? ऐड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। अब हमें ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी चाहिए होगा जहां पर के हमने ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा जी। तो these are all the basic units, basic components that will be involved during the instruction fetch process and instruction execution process। instruction fetch process क्या होगा, instruction execution process क्या होगा, इसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में देखेंगे कि if we have multiple number of instructions, then how these multiple instructions can be fetched या executed during our program execution।
So these are all the basic units, basic components that will be involved during the instruction fetch process and instruction execution process. इंस्ट्रक्शन फेच प्रोसेस क्या होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होगा, इसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में देखेंगे कि इफ़ वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, then how these multiple instructions can be fetched या executed during our program execution. So next we will have another index, another special purpose register which is named as index register. This index register is also responsible to store 16-bit data. इसको हम इंडेक्स वन, इंडेक्स टू एंड इंडेक्स थ्री का नाम दे सकते हैं जी. और ये इंडेक्स रजिस्टर भी यूज हो सकता है टू स्टोर data in the form of 16 bits, and that can store both binary data or data represented in the form of hexadecimal. तो हम जो भी बात करें रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन डेटा मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन स्टोरेज की, तो जहन में हमारे यही आना चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग 16 बिट कंप्यूटर. सो आवर memory will store, our register will store 16-bit data which may be of instruction or address. So we have another register named as processor status register. प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर का काम ये होगा कि ये 5-बिट रजिस्टर है और इसके जो हम कह सकते हैं कि 5 डिफरेंट फ्लैग्स होंगे. ईच फ्लैग इज रिस्पॉन्सिबल टू शो द स्टेटस ऑफ द रजिस्टर, जिसमें कि एक फर्स्ट वन है कैरी, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा ज़ीरो है, चौथा ओवरफ्लो है और पांचवा जो है वो इंटरप्ट है. अब प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर की जो हम कह सकते हैं कि वर्किंग है या जो प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे. So let's suppose we have a processor status register which is divided into 5 flags या 5 parts भी हम कह सकते हैं, जिसमें पहला हमने कहा कि कैरी है, दूसरा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है, तीसरा जो है वो ज़ीरो है, द फोर्थ वन इज़ ओवरफ्लो एंड द फिफ्थ वन इज़ इंटरप्ट. हर एक फ्लैग या हर एक पार्ट की जो स्टेटस होगी वो या तो ज़ीरो होगा या हम कह सकते हैं कि 1 होगा जी. तो किन सिचुएशन में ये ज़ीरो होंगे और किस सिचुएशन में ये 1 होंगे. तो अगर तो हम कैरी यूज़ कर रहे हैं या हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, लेट्स सपोज हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन ही लेते हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस एडिशन की इंस्ट्रक्शन में कोई कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैरी जो रजिस्टर प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर में जो कैरी बिट होगा ये उस वक्त तक ज़ीरो रहेगा जब तक कि कोई भी कैरी हम कह सकते हैं कि जनरेट ना हो. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो 16 है. हम ये कहेंगे कि अगर 16 बिट्स से डेटा ड्यूरिंग द एडिशन 17 बिट पर जा रहा है, यानी 16 बिट्स जो है, जो लास्ट बिट होगा जिसे हम कह सकते हैं, अगर हम कहें कि दिस इज आवर ज़ीरो बिट एंड द लास्ट बिट इज 16 बिट, यानी ज़ीरो पहला बिट है और 15 16 बिट है, जिसे हम कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको कहते हैं, जो लास्ट बिट होता है जी. तो अगर हमारी एडिशन के दौरान डेटा 15 बिट से आगे जा रहा है, 15 बिट का मतलब ये है कि ये 16 बिट है, ज़ीरो फर्स्ट को कहेंगे और 15 जो है वो 16 बिट को कहेंगे. अगर इससे डेटा आगे जा रहा है यानी 17 पर जा रहा है, 17 बिट पर जा रहा है जी, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस कैरी बिट विल बी 1, द स्टेटस ऑफ दिस कैरी बिट विल बी 1. अगर के कैरी जनरेट हो रहा है फ्रॉम दी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम एक बिट और आगे जा रहे हैं, तो कैरी 1 होगा. अगर
ड्यूरिंग दी एडिशन इंस्ट्रक्शन हमेशा से याद रखें जी कि कैरी बिट 1 होगा ड्यूरिंग दी एडिशन इंस्ट्रक्शन, या ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनके लिए जिनमें हम दो नंबर्स को देखना चाहें। अगर लेट सपोज हम ये कहें कि 0 + 1 ये दो नंबर हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो कैरी विच विल प्रोपिगेट फ्रॉम द फर्स्ट बिट टू द सेकंड बिट। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखना है कि अगर हम 16 बिट डेटा को ऐड करवाना चाह रहे हैं और उस 16 बिट डेटा की एडिशन में लास्ट बिट से डेटा आगे नहीं जा रहा तो कैरी बिट 0 रहेगा। अगर लास्ट बिट से डेटा आगे जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि कैरी बिट ने 1 हो जाना है, तो इस केस में कैरी 1 होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन 0। जो सेकंड बिट है या सेकंड फ्लैग है, ये नेगेटिव फ्लैग है। नाम से जाहिर है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो उस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद ये जो n बिट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी जो नेगेटिव फ्लैग होगा ये 1 होगा। अगर इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नेगेटिव नहीं है तो इसने क्या होना है जी, इसने 0 रहना है। तो दोनों चांस हो सकते हैं, आंसर हमारा नेगेटिव भी आ सकता है और आंसर हमारा नेगेटिव नहीं भी आ सकता। तो जब आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव बिट ने 1 होना है, अगर आंसर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो n बिट ने 0 रहना है। जो थर्ड बिट है ये है 0 बिट। 0 बिट में 0 बिट या 0 फ्लैग उस वक्त 1 होगा जब हमारा आंसर किसी भी इंस्ट्रक्शन के दौरान आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो उस वक्त इस फ्लैग ने या इस बिट ने 1 होना है। अगर हमारा आंसर 0 नहीं है तो दिस बिट विल रिमेन 0। So we have also two possibilities for the 0 flag. Either it can be 1 or it can be 0. Next जो bit है that is overflow bit. Overflow bit उस वक्त 1 होगा जब हमारा डेटा 16 बिट से आगे जा रहा है, यानी 16 बिट को क्रॉस करके ये 17 बिट पर जा रहा है, तो उस वक्त जो ओवरफ्लो बिट होगा ये 1 होगा, यानी दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ओवरफ्लो कि हम अपनी डेटा लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, डेटा लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपका कैरी बिट 1 हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो डेटा है वो ओवरफ्लो कंडीशन में भी जा रहा है, तो कैरी बिट भी 1 होगा और ओवरफ्लो बिट भी 1 होगा, बोथ बिट्स विल बी 1। एंड द लास्ट बिट इज द इंटरप्ट बिट। अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी अकर होती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इंटरप्ट बिट है या इंटरप्ट फ्लैग है ये 1 हो रहा है जी, या इसने 1 होना है जी। ड्यूरिंग द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एनी abnormal activity occurs, so for that abnormality the interrupt bit या interrupt flag will be 1. If the program is in the normal execution state, the interrupt flag will remain 0. तो इस तरह हमारे ये जो 5 बिट्स हैं, these 5 bits या these 5 flags are representing the status of the processor.